नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आप बताएंगे और हम दिखाएंगे, ये वादा हमने आपसे किया है और उस वादे को निभाने के लिए एक बार फिर हम हाजिर हैं। आपकी खबर होगी, आपका नजरिया होगा, हम तो सिर्फ जरिया बनेंगे। यही तो इंडिया चाहता है। तो आज क्या देखना चाहता है इंडिया, क्या जानना चाहता है इंडिया, इसे एबीपी न्यूज ने पोल के जरिए आपकी राय मंगाई है। आप लोगों ने हमें बताया और इसी के आधार पर अब हम आपको आपकी राय दिखाने जा रहे हैं। आपके सामने 4 खबरों के विकल्प रखे गए थे। पहली खबर थी मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा। दूसरी खबर थी टूल किट्स वाली अंतर्राष्ट्रीय साजिश पर एक्सक्लूसिव खुलासा। और तीसरी खबर थी पेट्रोल का दाम कभी भी लग सकता है सेंचुरी। और चौथे विकल्प के तौर पर अन्य खबरें आपके सामने थी। हमें पहली खबर को देखना चाहा 10% लोगों ने, यानी मुंबई की खबर को, जबकि टूल किट्स की अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा करने वाली खबर को 19% लोगों ने पसंद किया। सबसे ज्यादा लोगों ने वोट किया है पेट्रोल के दाम में जो आग लगी है उस पर, यानी 47% इंडिया देखना चाहता है इस खबर को। और अन्य खबरों को भी 24% लोगों की दिलचस्पी है। तो आज आपकी मर्जी के हिसाब से हमने खबरों का चयन किया और इसीलिए हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि कैसे पेट्रोल का दाम सेंचुरी लगाने के लिए मचल रहा है। जी हाँ, सेंचुरी, ये 100 का नोट, करारा 100 का नोट अब आपकी जेब से 1 लीटर पेट्रोल के लिए निकलने वाला है। 1 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए ये 100 रुपए का नोट अब आपको पेट्रोल पंप पर देना ही पड़ेगा। लोग अब तक ताना मारते थे, विरोधी तंज कसते थे, जनता ये सोचकर डर जाती थी कि पेट्रोल 100 रुपए का बिकने लगेगा। लेकिन यह दिन वाकई में हकीकत की अब दहलीज पर खड़ा है। कैसे, इस ग्राफिक्स को जरा ध्यान से देखिए। हिंदुस्तान की सरहद पर बसा है जिला राजस्थान का गंगानगर। वहां पर आज पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 81 पैसे, जी हाँ 99 रुपए 81 पैसे हो गई है। महज 19 पैसे कम है 100 रुपए के इस करारे नोट से। आज भी यहां पर 32 पैसे पेट्रोल प्रति लीटर महंगा हुआ है। मतलब यही हाल रहा तो कल, खुदा न खास्ता ऐसा हो, कल जब हम आपसे बात कर रहे होंगे तो ये 100 रुपए गंगानगर के लोगों को खर्च करने पड़ेंगे 1 लीटर पेट्रोल को ले के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, पेट्रोल की कीमतों में आग दूर दराज के शहरों में ही लगी हो। राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में पेट्रोल लभ्य है और कहीं तो उससे ज्यादा, उसके आगे उसका खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में आज पेट्रोल 89 रुपए 29 पैसे का हो गया है। तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 75 पैसे की हो चुकी है। दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे महंगा हुआ तो मुंबई में 35 पैसे इसकी कीमत बढ़ी। यानी लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। तेल का यह कहर आज ही नहीं, देशवासियों पर कहर बरपा रहा है। पिछले 8 दिनों से, जी हां पिछले 8 दिनों से रोज पेट्रोल और डीजल के दामों में कुछ पैसों की बढ़ोतरी हो रही है। 8 फरवरी से रोजाना देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ी हैं। यह हम आपको दिल्ली के दाम दिखा रहे हैं। 8 फरवरी को दिल्ली में पेट्रोल 86 रुपए 95 पैसा था, आप देख सकते हैं सबसे नीचे। 9 फरवरी को अगले दिन 35 पैसे इसकी कीमत बढ़ गई। 10 फरवरी को 30 पैसे कीमत बढ़ गई। 11 फरवरी को 25 पैसे कीमत बढ़ गई। 12 फरवरी को 29 पैसे कीमत बढ़ी। 13 फरवरी को 30 पैसे कीमत बढ़ी और 14 फरवरी को यह कीमत 29 पैसे बढ़ी। 15 तारीख को 25 पैसे और बड़ा इजाफा हो गया और आज यानी 16 तारीख को 30 पैसे तक कीमत बढ़ गई है। यानी हाल बाकी के शहरों का भी है, सिर्फ दिल्ली की बात ऐसी नहीं है, देश भर के शहरों का यही हाल है। पेट्रोल की तरह यही हाल डीजल का भी रहा। दिल्ली में डीजल 9 फरवरी को 35 पैसे बढ़ा और फिर बढ़ते बढ़ते दिल्ली में 80 रुपए की कगार पर अब प्रति लीटर डीजल भी पहुंच चुका है। लेकिन त्रासदी देखिए, जिन्हें आपने अपना जनप्रतिनिधि बनाकर संसद में भेजा है, वही पेट्रोल से जले आपके जख्मों पर नमक रगड़ रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, उसी अनुपात में लोगों की आमदनियां भी बढ़ रही हैं और पेट्रोल की कीमतें केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नहीं बढ़ रही है। इस देश का ये दुर्भाग्य रहा है कि शुरू के 55 वर्षों में जिस कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर शासन किया, उन्होंने यहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा तैयार नहीं किया है जिससे इन कीमतों को बढ़ने से रोका जा सके।
तो सुना आपने बीजेपी के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी की बात। दरअसल इस तरह के बयान लोगों के जख्मों को और कुरेदते हैं। तेल कंपनियों का दरअसल दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के चलते उन्हें दाम बढ़ाने पड़े हैं। ये काफ़ी हद तक सच भी है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम आपको बताते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल आप खरीदते हैं उससे होने वाले फायदे में किसकी कितनी हिस्सेदारी होती है। इसमें कुछ खास चीज़ें शामिल हैं। तेल कंपनियां, आप इस ग्राफिक्स को ध्यान से देखिए, तेल कंपनियों को कौन कौन की हिस्सेदारी है, तेल कंपनियों की इसमें हिस्सेदारी होती है। उसके बाद बारी आती है केंद्र सरकार की, उसके बाद बारी आती है राज्य सरकारों की, और फिर बारी आती है डीलर की, यानी जहां पर पेट्रोल और डीजल बिक रहा होता है। इन चार लोगों की मुख्य तौर पर हिस्सेदारी है, और ये सब लोग अगर अपनी हिस्सेदारी को कुछ कुछ कम करें तो वाकई में पेट्रोल डीजल इतना महंगा ना हो, पर कोई भी कम करने को तैयार नहीं है। सब अपने अपनी चीज़ों को अपने अपने जेब में भरना चाहते हैं। बारी बारी से आपको दिखाएंगे। इसमें तेल कंपनियों को जो कीमत रोज़ जारी करती है, इसमें वो कच्चे तेल को प्रोसेस करने का चार्ज भी लगाती है। उसके बाद इसमें केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी है, राज्य सरकारों का वैट है, और डीलर का कमीशन है जो हर राज्य में अलग अलग है। इसे जोड़ा जाता है। हम आपको और आसानी से समझाते हैं कि दिल्ली में अगर आप 1 लीटर डीजल और पेट्रोल खरीदते हैं तो उसमें किसको कितना हिस्सा मिलता है। बहुत ध्यान से इन ग्राफिक्स को देखिए, आपके लिए खास तौर पर एबीपी न्यूज़ ने तैयार किए हैं। पेट्रोल में किसकी कितनी हिस्सेदारी है, दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। एक्साइज टैक्स के तौर पर जो केंद्र के पास जा रहा है 32 रुपये 90 पैसे। वैट की बात करें जो राज्य सरकारों के खाते में जाता है वो 20 रुपये 61 पैसे है प्रति लीटर। डीलर का कमीशन 3 रुपये 68 पैसे है जो पेट्रोल पंप वाला है, और दिल्ली में कुल कीमत हो जाती है 89 रुपये 29 पैसे जो प्रति लीटर आज की तारीख में पेट्रोल मिल रहा है। टैक्स और कमीशन अगर आप घटा दें 32 रुपये और 2 रुपये, 32 रुपये 2 पैसे, तो कीमतें कम हो सकती हैं, 32 रुपये तक मिल सकता है। तमाम अगर आप टैक्सेस को घटा दें तो यही पेट्रोल जो आज करीब 90 रुपये का है वो आपको 32 रुपये में मिल सकता है। अब डीजल की स्थिति समझिए। एक्साइज के पास, केंद्र की सरकार के पास 31 रुपये 80 पैसे जाते हैं, राज्य सरकार के पास 11 रुपये 68 पैसे जाते हैं। डीलर कमीशन के तौर पर 2 रुपये 53 पैसे प्रति डीजल जाते हैं बिक्री पर, और इसी तरीके से दिल्ली में डीजल की कीमत जो है वो 79 रुपये 70 पैसे है। अगर ये तमाम कमीशन हटा दें केंद्र का, राज्य का और डीलर का, तो यही डीजल आपको 33 रुपये 69 पैसे में मिलेगा। यानी जो आज आपको 80 रुपये के लगभग का मिल रहा है वो आपको महज 33 रुपये में मिल सकता है। आप समझ सकते हैं कितना कमीशन, कितना टैक्स सरकारें हमसे प्रति लीटर वसूलती हैं, डीजल के नाम पर भी और पेट्रोल के नाम पर भी। हमने आपको दिल्ली की कीमत का ब्रेकअप सिर्फ उदाहरण के तौर पर दिखाया है। कुछ राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 के बिल्कुल करीब पहुंच गई है, तो उसके पीछे की वजह है वहां की राज्य सरकारों ने वैट ज्यादा लगा रखा है। भले ही यह आंकड़ा देखकर आपको ये नाराजगी हो कि 33 रुपये का तेल आपको 90 से 100 रुपये में क्यों मिल रहा है, लेकिन एक सच ये भी है कि मुनाफे से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल सरकार आप ही के लिए करती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर विकास के दूसरे काम हो या सोशल सेक्टर के काम हो। साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकारों से भी हम ये कहना चाहेंगे कि वो जनता की परेशानी को समझें, अपने खजाने को भरने की बजाय कुछ ऐसा उपाय करें कि जनता का दर्द कुछ कम हो सके। यही तो दरअसल इंडिया चाहता है, और इसीलिए इंडिया चाहता ने इस खबर को नंबर 1 प्रायोरिटी पर आज देखना चाहा। डेली जो है 25 से 30 पैसा बढ़ रहा है, और लोग तेल डलवा रहे हैं, बोलते हैं कि हमारी पगार नहीं बढ़ रही है, हमारा कुछ बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, खाली पेट्रोल का भाव बढ़ाते जा रहे हो, तो हम लोग जिएंगे कैसे। अच्छा सर, ये तो बस मार पड़ रही है। एक तो लॉकडाउन से अभी आदमी उभरा नहीं है, और दोबारा फिर ये डेली 20 पैसे 30 पैसे 40 पैसे सुबह देखते हैं डेली बढ़ जाता है, डेली बढ़ रहा है। इससे बहुत परेशानी जी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब गाड़ी बेच दूँ, गाड़ी चलाना हमारे बस में ही नहीं है, हर दिन रोज डीजल बढ़ ही जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि जैसे कि पेट्रोल और डीजल का दाम से क्या होता है कि हमारा जितना भी कमर्शियल जो है, जैसे कि आपका सब्जी हुआ, कॉमन आदमी है, मिडिल क्लास पीपल है, लो क्लास पीपल है, एज वेल एज हाई क्लास है, जो भी है, तो उसमें क्या होता है कि सब्जी से लेके जो भी चीज है, कमोडिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज की कॉस्टिंग बढ़ती है। पहली बात, उससे क्या होता है, सारा जो हमारा जनता है उससे इफेक्ट होता है।
दरअसल आम आदमी परेशान हो रहा है तो उसके पीछे वजह है, लोगों को पता है कि इसका असर सिर्फ उसके ट्रैवल पर नहीं होने वाला बल्कि आने वाले दिनों में महंगाई पर भी पड़ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो कोरोना के बाद उबरने की कोशिश में लगे लोगों पर पड़ सकती है दोहरी मार। कल के मुकाबले आज पेट्रोल और डीजल के दामों की बात करें तो आज पेट्रोल का दाम जो है वो 88 रुपीज़ 99 पैसे पर पहुंच गया है और वहीं डीजल का दाम जो है 79 रुपीज़ 35 पैसे पर पहुंच गया है। इसका पेमेंट कम है, नॉर्मल आदमी जो दिनचर्या अपनी मजदूरी वगैरह करके काम करते हैं उनके लिए थोड़ा परेशानी आती है। जब जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, गवर्नमेंट दाम बढ़ा देती है, परंतु जो है कम होते हैं तो कम नहीं करती है। रोज ही बढ़ रहे हैं, 50-50 पैसे बढ़ के रोज बढ़ रहे हैं, पॉकेट से तो जा ही रहा है। अब 5-6 रुपए पिछले एक हफ्ते 10-15 दिन के अंदर बढ़ चुके हैं। तेल के दाम में आग लगी तो जनता भी हाहाकार करने लगी। पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ती कीमतों का असर सीधे जनता की जेब पर पड़ता है। हालात ये हो गए हैं कि लोगों को अब अपना घर का बजट फिर से तैयार करना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल आ रही है तेल के लिए भी। हर जगह सैलरी कम है लेकिन सर तेल वगैरह में बहुत ज़्यादा है करे लोग। अभी ये महंगाई में मतलब एडजस्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आदमी को मतलब कहीं जाना है या और कुछ है तो करना ही होता है। ऐसा नहीं है कि तेल की कीमतों का असर सिर्फ घर के बजट पर पड़ता है, इसकी चपेट में कई सेक्टर आते हैं। खासतौर से ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को तो गहरी चोट लगी है। पहले ही कोरोना ने कारोबार की कमर तोड़ दी थी और अब तेल के दाम ने हालात और बिगाड़ दिए। ड्राइवर है उसी को पगार देने में आज हम असक्षम हो रहे हैं क्योंकि इतना भाड़ा कम है और इतनी दिक्कतें आ रही है कि अंदर हमारे ये चार्जेस जो है वो सब बढ़ चुके हैं, डीजल बढ़ चुका है, फाइन बढ़ चुके हैं। अब देश भर के ट्रक मालिकों के संगठन ने मांग की है कि ऑटो टैक्सी की तरह ट्रकों का भाड़ा भी प्रति किलोमीटर के हिसाब से तय हो। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट संगठन ने सरकार को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है, अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो ट्रक के चक्के रोक देंगे। अगर इसके ऊपर इस तरह का कोई परिवर्तन नहीं लाया गया और जो नुकसान हमें आज की स्थिति में झेलना पड़ रहा है तो हमें बहुत बड़ी शंका है, डर है, भय है कि आने वाले दिनों काफ़ी हमारे उद्योग के लिए गंभीर होंगे। अब आप ये समझिए कि कैसे आपकी जिंदगी महंगी हो सकती है। डीजल का दाम बढ़ने से माल भाड़ा बढ़ सकता है, इससे आपके रोजमर्रा के जरूरी सामान महंगे हो सकते हैं। डीजल की कीमत बढ़ने से किसानों के लिए खेती महंगी हो सकती है। इसका असर फल, सब्जी और दूसरे खाने पीने की चीजों पर पड़ सकता है। यही नहीं, दूसरे उद्योगों पर भी इसका असर पड़ना तय है। ये समस्याएं अपनी जगह हैं, लेकिन फिलहाल न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार टैक्स कम करने के मूड में नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें और बढ़ने का संकेत है। ऐसे में आम आदमी और उद्योग जगत के लिए आने वाले दिन चुनौतियों से भरे हो सकते हैं। दरअसल आपने ये तर्क सुना होगा कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हवाले बाजार ही तय करता है कि इनके दाम कब बढ़ेंगे और कब घटेंगे। ये तर्क अक्सर सरकारी पक्ष की तरफ से दिया जाता है, लेकिन एक अजीब इत्तेफाक है। आपको एक दिलचस्प बात बता रहा हूँ। एक अजीब इत्तेफाक है कि चुनाव के समय अक्सर डीजल पेट्रोल के दाम या तो घट जाते हैं या थम जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं। कुछ महत्वपूर्ण ग्राफिक्स आपके लिए बना के लाए हैं। इन ग्राफिक्स को ज़रा ध्यान से देखिएगा। बिहार चुनाव के समय की पहले बात करते हैं। बिहार चुनाव के समय 22 सितंबर 2020 से 19 नवंबर तक कोई बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल के दाम में नहीं की गई। बिहार चुनाव अभी सितंबर से दिसंबर के बीच, दिल्ली चुनाव हुए थे जनवरी फरवरी में 2020 में, इसमें उल्टा दाम कम हो गए। 1 जनवरी को जो 75 रुपये 14 पैसे था वो घटकर 71 रुपये 94 पैसे प्रति लीटर हो गया, यानी कीमत गिर गई क्योंकि चुनाव सर पर थे। झारखंड का चुनाव हुआ था नवंबर 19 में, वहां पर देखिए 74 रुपये 86 पैसे कीमत थी। 25 दिसंबर को वो 74 रुपये 63 पैसे हो गई, यानी कीमत गिर गई थी, बढ़ी नहीं थी, चुनाव सर पे था। महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव हुआ था अक्टूबर में। 2 अक्टूबर को कीमत 74 रुपये 61 पैसे थी, 25 अक्टूबर को 73 रुपये 6 पैसे हो गई, यानी चुनाव को देखते हुए कीमत बढ़ी नहीं, गिर गई। लोकसभा चुनाव की बात करते हैं 2019 में
6 अप्रैल को कीमत थी 72 रुपये 91 पैसे और 22 मई को कीमत थी 71 रुपये 17 पैसे, यानी करीब करीब 1-1.5 रुपये तक प्रति लीटर पेट्रोल सस्ता हुआ था। ये चुनाव का असर है, यानी चुनाव जब जब होते हैं तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते नहीं हैं, थम जाते हैं या कम हो जाते हैं। इस वक्त भी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का सर पर हमको दिखाई दे रहे हैं। असम सरकार ने जहां पे चुनाव होने कुछ रुपए अपने वैट से घटा दिए हैं, तो पेट्रोल डीजल की कीमतें वहां कम हो गई हैं। पर राजनीति बगल के राज्य बंगाल में हो रही है। डीजल पेट्रोल के दाम पर हो रही राजनीति पर हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखिए। अभी पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान मचा है। उस चुनाव में राम का नाम है, मुसलमान पर संग्राम है, लेकिन अब डीजल और पेट्रोल का दाम भी आ गया। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हल्ला बोला है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो हर दिन रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है, लेकिन उन्होंने ये कहकर चुटकी भी ली, जब चुनाव होंगे उन दिनों थोड़े दिनों के लिए दाम कम करेगी। Matter of concern, and central government is not taking any serious things about this. Only when election comes, they just reduce for 3-4 days. After the election result is over, they again increase so many times. वैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव में कभी हिंसा का सवाल उठता है तो कभी दल बदल का सवाल सुर्खियां बटोरता है, लेकिन ममता ने डीजल पेट्रोल के दाम को उठाकर इसे चुनावी चर्चा में ला दिया है। पिछले 8 दिन से लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। इस पर कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर उंगली उठाई। पिछले 6 साल 8 महीने में जो मोदी टैक्स, जिसको मैं कहना चाहूंगा, जो एडिशनल एक्साइज केंद्र सरकार ने लगाई पेट्रोल और डीजल पर, पेट्रोल पर 23 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर बढ़ी और डीजल पर 28 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर बढ़ी। ये मोदी टैक्स। वैसे चुनावी मौके पर एक दावा असम सरकार ने चल दिया। असम की सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमत 5-5 रुपए घटा दी। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि असम में 2 महीने बाद चुनाव होने, ऐसे में लोगों को खुश करने का ये एक जरिया हो सकता है। पिछले साल असम की बीजेपी सरकार ने कोरोना महामारी के नाम पर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई थी। अब सवाल ये है, असम एक बीजेपी शासित राज्य है, तो क्या दूसरे गैर बीजेपी राज्यों की सरकारें भी इस राह पर चलेंगी? बंगाल में भी चुनाव है, तो क्या ममता बनर्जी पेट्रोल पर वैट कम करेंगे? क्या तमिलनाडु में AIADMK सरकार वैट कम करेगी? क्या केरल में भी लेफ्ट सरकार डीजल पेट्रोल के दाम कम करेगी? वैसे पेट्रोल डीजल पर ज्यादा टैक्स वाला एक राज्य राजस्थान भी है। वहाँ के श्री गंगानगर में पेट्रोल किसी भी वक्त सेंचुरी लगा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं पेट्रोल डीजल की कीमत गिरा देंगे तो खजाना कैसे भरेगा? तो दूसरी तरफ बीजेपी अशोक गहलोत के बहाने डीजल पेट्रोल की बड़ी कीमतों का राजनीतिक बोझ कांग्रेस पर डालना चाहती है। भारत सरकार एक तरफ पेट्रोल के दामों पर नियंत्रण पाने का पूर्ण प्रयास कर रही है, उसी दूसरी ओर गहलोत सरकार के पास भी इतना आवंटन है कि अगर वो चाहें तो कर कम करके राजस्थान की जनता का बोझ कम कर सकते हैं। लोकतंत्र में सरकार के इकबाल का एक इम्तिहान तो चुनाव से ही होता है, इसलिए चुनाव के वक्त सरकारें ऐसा कदम उठाने से बचती हैं जिससे जनता को थोड़ी भी दिक्कत हो, लेकिन विपक्ष उसी वक्त चुपते सवाल उछालता है। याद कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी को देश की बागडोर थामे 8 महीने हुए थे। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव था, तब प्रधानमंत्री ने नसीब से डीजल पेट्रोल के कम होते दाम को जोड़ दिया था। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई? इतने बड़े देश में हर साल चुनाव होते हैं। शायद चुनाव का महीना ही है जब आम लोगों को डीजल पेट्रोल के दाम में लगी आग से झुलसने का खतरा थोड़ा कम रहता है। दरअसल राजनीति अपनी जगह है, राजनीति अपने तरीके से चलती है, लेकिन तेल के खेल को इंडिया चाहता है विस्तार से जानना। तेल कंपनियों का तर्क है कि क्रूड ऑयल के दाम अक्टूबर की तुलना में 50% से ज्यादा बढ़कर 63 रुपए 3 पैसे प्रति डॉलर प्रति बैरल तक आ चुके हैं, जिसके चलते दाम बढ़ाना मजबूरी हो गई है।
अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर ये दाम पिछले कुछ महीनों में अचानक क्यों बढ़े हैं, ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दरअसल कोरोना के कारण पिछले साल अप्रैल में इन प्रोडक्ट की कीमतों की जो मांग थी वो घट गई थी। पेट्रोल और डीजल की तमाम दुनिया में ट्रैवल पर पाबंदियां लगी थी, फ्लाइट्स नहीं चल रही थी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा था, कच्चे तेल की कीमतें $40 प्रति बैरल पहुंच गई। अर्थव्यवस्था पटरी पर जब लौटी है अब कोरोना के बाद तो मांग बढ़ गई है। मांग बढ़ने से नवंबर में कच्चे तेल का दाम अब $60 प्रति बैरल हो गया है। सऊदी अरब की तरफ से भी कच्चे तेल की सप्लाई में कमी आई है और ये बहुत बड़ी वजह है कि मांग बढ़ती जा रही है, इसलिए कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। आप पेट्रोल और डीजल की खबर विस्तार से देखना चाहते थे तो इंडिया जो चाहता है हम वही दिखाते हैं, इसीलिए वो सारी खबरें हम आपको दिखाएंगे। हमारे न्यूज़ मेन्यू में अभी बहुत कुछ बाकी है, वो आपको दिखा देते हैं। बंगाल में खूनी हिंसा का खेल आज कैसे तेज हुआ, यह खबर भी न्यूज़ मेन्यू का हिस्सा है। मध्य प्रदेश में एक लड़की ने जान की बाजी लगाकर कई जानों को बचाया है, यह खबर भी आगे है। और चेन्नई टेस्ट में कैसे टीम इंडिया बन गई है बाजीगर, ये सारी खबरें हम आपको दिखाएंगे। और ये भी दिखाएंगे कि कैसे किसान आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय साजिश का मास्टरमाइंड बेनकाब हुआ है। हमने आपसे पूछकर ये न्यूज़ शो को तैयार किया है। आप खुद हमारे इस न्यूज़ शो के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कंसेप्चुलाइजर हैं। इसमें हमने आपसे कुछ वैसी खबरें देखने की भी आपने हमको अपनी इच्छा जताई जो हमारे तीनों ऑप्शन में आज नहीं थी। तो हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर आज आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह मध्य प्रदेश में सीधी से सतना जा रही एक बस नदी में जा गिरी। बस में 54 लोग सवार थे। शाम तक मरने वालों की तादाद बढ़कर 47 तक पहुंच चुकी है। लेकिन गम के इस माहौल में एक बच्ची ने अपनी जान की बाजी लगाकर कई लोगों की जान को बचाने की भरपूर कोशिश की और उसको सफलता भी मिली। शिवरानी के साहस को आज पूरा मध्य प्रदेश सलाम कर रहा है। सीधी से सतना जा रही बस जब पटना पुल के पास नदी में गिरी तो वहां से गुजर रही शिवरानी ने जान पर खेलकर लोगों को बचाने का फैसला किया और नहर में कूद गई। मैं वहां से दौड़ी और आकर कूद गई, फिर निकाला। कितने लोग नहीं है आपके? नहीं, कपड़े बदल दिए, ठंड लगती। आपने कितने लोगों को बचाया है? हमने 2 को। और आपके साथ में कौन कौन था? मेरे भैया थे, भैया लोग निकाले हैं। शिवरानी एक बुजुर्ग और बच्ची को बचाकर किनारे ले आई। शिवराज ने शिवरानी की बहादुरी की तारीफ करते हुए ट्वीट किया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, बेटी शिवरानी के साहस को प्रणाम करता हूँ। अपनी जान की परवाह न करते हुए इस बेटी ने सीधी में घटना स्थल पर नहर में छलांग लगाकर 2 नागरिकों की जान बचाई है। मैं बेटी को धन्यवाद देता हूँ। पूरे प्रदेश को आप पर गर्व है। सुबह 8 बजे हुए इस भीषण हादसे के बाद नहर में शव दूर दूर तक बह गए। जैसे तैसे 7 लोगों को बचाया जा सका। प्रत्यक्षदर्शी आई विटनेस है जो बताया गया है, अनकंट्रोल होकर बस पलटी है, बाकी सारी चीजें इन्वेस्टिगेट होंगी। सीधी में नर्सिंग छात्रों से भरी बस भीषण हादसे का शिकार हो गई थी। नहर में पानी लबालब भरे होने की वजह से बचाव कार्य में दिक्कत आने लगी तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाणसागर डैम से नहर का पानी रोकने के आदेश दिए ताकि लोगों को बचाने में कोई दिक्कत ना हो। इधर सीएम ने सरकारी कार्यक्रम रद्द करके 2 मंत्रियों को मौके पर रवाना किया। मैं समझता हूं कि प्राथमिक गलती जो है ना, इसमें ड्राइवर की ही जान पड़ती है, लेकिन फिर भी हमने परमिट, बस मालिक का परमिट नष्ट कर दिया है और आगे भी कहीं पूरे मध्य प्रदेश के आरटीओ लोगों से कहा है, निर्देश दिए हैं, कहीं इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, न इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग जो 5 दिन से बाधित था, अगर वो बाधित नहीं होता तो शायद इस तरह की घटना नहीं घटती। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही हुई है। दूसरा जो स्टाफ नर्सेस का जो एग्ज़ाम्स था, उसका सेंटर जब ऑनलाइन एग्ज़ाम था तो जिला मुख्यालय में करना चाहिए। कोई औचित्य नहीं था कि आप पूरे संभाग का सेंटर सतना में करें। गलती किसकी है इसकी जांच होती रहेगी। इस पर सियासी दांव भी आजमाए जाएंगे, लेकिन एक झटके में कई घरों में अंधेरा छा गया।
तो क्योंकि इंडिया चाहता है आपका अपना शो है, आपने पहले नंबर पे खबर पसंद की थी पेट्रोल डीजल के दाम वाली, वो हमने विस्तार से आपको दिखाई। दूसरे नंबर पे आपने वोट किया अन्य खबरों को, आपने सीधी की इस बहादुर लड़की की कहानी सुनी। अब तीसरे नंबर पे आपने पसंद किया था कि टूल किट की अंतर्राष्ट्रीय साजिश क्या है। तो अब रुक करते हैं लाल किले वाली साजिश की ओर। आज इंडिया लाल किले पर हुए हमले में अंतर्राष्ट्रीय साजिश के बारे में भी जानना चाहता है। जब सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने इसकी पड़ताल शुरू की तो नाम सामने आया अमेरिका में रहने वाले पीटर फेडरिक का। उसको ही टूल किट मामले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि दरअसल ये पीटर फेडरिक है कौन और उस पर आरोप क्या है। आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं। पीटर फेडरिक खुद को स्वतंत्र पत्रकार कहता है, भारत के खिलाफ प्रचार करता रहा है। पीटर फेडरिक 26 जनवरी को भारत के खिलाफ माहौल बनाने में शामिल रहा है। टूल किट मामले का मास्टरमाइंड बताया जाता है इसको। पीटर फेडरिक ने ही हैशटैग का प्लान तैयार किया था। टूल किट में भी पीटर फेडरिक का नाम था। 2006 से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर खालिस्तानी आतंकी भजन सिंह भिंडर है, उसका साथी है पीटर फेडरिक। भजन सिंह आईएसआई के लिए भी, जो पाकिस्तानी एजेंसी है, उसके लिए भी काम कर चुका है। तो कहीं ना कहीं पीटर फेडरिक खुद को जो स्वतंत्र पत्रकार कहता है, इसके लिए वो लोगों से चंदा भी मांगता है और इसी चंदे के सहारे वो भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है, स्कीमिंग करता रहा है, प्लानिंग करता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस भी उसके निशाने पर हैं। पीटर फेडरिक महात्मा गांधी से भी नफरत करता है। ध्यान से देखिए, महात्मा गांधी से नफरत करता है, इतना ज्यादा कि उन्हें वो नस्ल भेदी कहता है। 26 जनवरी 2021 दिल्ली में लाल किले में हिंसा। 28 जनवरी 2021 कैलिफोर्निया के पार्क में शांति दूत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़ा गया। इसके पीछे खालिस्तानी संगठनों का नाम आया, दुनिया भर में निंदा हुई, लेकिन इसके पीछे कौन था? यह है जून 2020 में पीटर फेडरिक का लिखा लेख, जिसका शीर्षक है महात्मा गांधी की प्रतिमा को जाना ही होगा। लेकिन ये अकेला उदाहरण नहीं है। 12 अक्टूबर 2018 को पीटर फेडरिक के अकाउंट से किया गया ट्वीट देखिए। गांधी रंगभेदी थे। उन्होंने कहा था भारतीय काफिरों से हर हाल में बेहतर थे, और भी हजारों चीज। मंडेला, किंग, कोई भी गांधी के बारे में ये बातें नहीं जानता। सब गांधी को उनकी अपनी आत्मकथा की वजह से जानते हैं, जो अफ्रीका में लिखा उस वजह से नहीं। पीटर फेडरिक ने गांधी जी पर किताब भी लिखी है, गांधी रेसिस्ट या रेवोल्यूशनरी। समझ रहे हैं आप? ये भारत की सोच पर सीधा हमला है। सिर्फ इतना ही नहीं, पीटर भारत के मौजूदा नेतृत्व पर भी लगातार हमला करता रहा है। पीटर फेडरिक अपना यूट्यूब चैनल चलाता है, खुद को स्वतंत्र पत्रकार कहता है, लेकिन उसका जुड़ाव है भजन सिंह भिंडर के साथ, जिसके साथ वो किताब भी लिख चुका है। भिंडर OFMI नाम का संगठन चलाता है, जिसका काम ही है भारत के खिलाफ प्रचार करना। विरोध अपनी जगह, लेकिन नफरत फैलाते पीटर के ट्वीट देखिए। 30 अगस्त 2020 मोदी के राज में दरअसल RSS का राज है। सामाजिक न्याय को जेल भेजा जा रहा है। हम लगातार देख रहे हैं भारत में अभिव्यक्ति के विचार की जगह नहीं बची है, विरोध की जगह नहीं बची है, लोकतांत्रिक अधिकार नहीं बचे। 2019 में ह्यूस्टन में पैट्रिक ने मोदी विरोधी रैली को भी संबोधित किया था। लेकिन सिर्फ विरोध में बोलना अपराध नहीं है। सवाल यह है, क्या पीटर फेडरिक किसी साजिश के तहत ऐसा कर रहा है? क्योंकि पीटर फेडरिक के शब्द आंदोलनों के मुताबिक बदलते गए। RSS के खिलाफ भी पीटर की मुहिम सालों से चल रही है। RSS एक पैरामिलिट्री संगठन है जो 1925 में बना था, उसी साल जिस साल हिटलर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। RSS नाजी विचारधारा से उपजा संगठन है और इसी से नरेंद्र मोदी बना है। अब जब दिल्ली पुलिस ने पीटर फेडरिक का नाम लिया है, तो पीटर फेडरिक ने लेख लिखकर अपना पक्ष रखा है। मुझे इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि मैं मोदी राज और RSS की तानाशाही के खिलाफ उत्तरी अमेरिका की प्रमुख आवाज बन गया था। मैं RSS को आतंकी संगठन घोषित कराना चाहता हूं। वहीं दिल्ली पुलिस कह रही है कि वो उसके रडार पर 2006 से ही है, क्योंकि पिछले 15 साल से पीटर फेडरिक भारत विरोध की रोटी खा रहा है और इसीलिए भारत विरोधियों से खुलकर चंदा लेता है और चंदे के नाम पर दुकान चलाता है। आपको देखने में लग सकता है कि लाल किले पर 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वो सब अचानक आवेश में उठाया गया कदम था, लेकिन दिल्ली पुलिस का दावा है कि इसके पीछे गहरी और सोची समझी साजिश काम कर रही थी, जिसका अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन अब खुलकर सामने आया है। ध्यान से देखिए,
पीटर फेडरिक इस टूल किट साजिश का मास्टरमाइंड है। वहीं भजन सिंह भिंडर ISI एजेंट है, यानी पाकिस्तान का भी नाता जुड़ता है। मो धालीवाल खालिस्तानी समर्थक है। ग्रेटा थनबर्ग एक एक्टिविस्ट है जिसने ये टूल किट शेयर किया। दिशा रवि पर्यावरणविद है, कार्यकर्ता है जो कि गिरफ्तार हो चुकी है। निकिता जैकब एक वकील है जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस कर रही है। शांतनु मुलुक एक और शख्स, वो भी पर्यावरण का कार्यकर्ता है जिसे कोर्ट से आज अग्रिम जमानत गिरफ्तारी से बचने की मिल गई है। तो धीरे धीरे जांच का घेरा कसता जा रहा है और इसके साथ ही देश विरोधी हरकत करने वालों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। कॉन्स्पिरेसी के तहत ये कोशिश की गई थी कि अफवाह फैला करके और गलत चीज़ों लोगों को बता करके और एक दंगा क्रिएट करने का एक कॉन्स्पिरेसी थी। जो टूल किट जो लीक हुआ था उसके बाद ही हमें पता चला और उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। केस दर्ज है और उस केस के अंतर्गत सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जैसे ये टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ और भी लोगों से पूछताछ के बाद और धीरे धीरे चीजें बात और क्लियर होंगी। दरअसल टूल किट कांड ने कई चौंकाने वाले और सनसनीखेज खुलासे किए हैं, आपके लिए जानना जरूरी है। इनमें एक अहम खुलासा यह है कि लाल किले पर किसान आंदोलन के नाम पर किया गया उपद्रव खालिस्तानी आंदोलन का भी एक हिस्सा था। जब निकिता जैकब का आईफोन खंगाला गया तो उसमें उसके कनाडा वाले खालिस्तानी कनेक्शन का खुलासा हुआ। वैसा ही दिशा रवि और स्वीडन के पर्यावरणविद ग्रेटा थनबर्ग के बीच व्हाट्सएप चैट से सामने आया है। हमारी ये एक्सक्लूसिव स्टोरी देखिए और आप समझ जाएंगे कि कैसे 26 जनवरी की साजिश कई महीनों से की जा रही थी। हिंदुस्तान का नाम पूरा का पूरा मिट्टी में मिलाने की कोशिश उसी दिन हुई जिस दिन देश अपना गणतंत्र दिवस मना रहा था। इसमें ढाल किसान आंदोलन को बनाया गया और चाल थी उन ताकतों की जो विदेश में बैठी थी और देसी लोगों के जरिए हिंसा करवा रही थी। वो साजिश देसी थी लेकिन इसके तार विदेशी मास्टरमाइंड से जुड़े थे और इसमें वो लोग भी कूद पड़े जिनका अपने कारणों से दुनिया में बड़ा नाम है। अब उन चेहरों से पुलिस नकाब हटा रही है जो 26 जनवरी को छुपी थी लेकिन आज बेपर्दा है। चाहे वो दिशा रवि हो जो गिरफ्तार हो चुकी हैं, चाहे निकिता जैकब हो जिनकी तलाश जारी है, चाहे शांतनु मुलुक हो जिनकी तलाश जारी है, या फिर मो धालीवाल हो जो खालिस्तानी समर्थक है और इसीलिए आंदोलन का एक खालिस्तान कनेक्शन वाला शक भी गहराता चला जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल शुरू की तो दिशा के खिलाफ पुख्ता सबूत और संगीन आरोप दोनों साथ साथ सामने आए। दिशा ने टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट बनाया था। शांतनु का बनाया गया ईमेल अकाउंट इसका ओनर है और यह भी बात निकल के आई कि एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे ये सभी, जो कि 6 दिसंबर को क्रिएट किया गया था। टूल किट एक तरह का दस्तावेज होता है जिसमें किसी मुद्दे पर जानकारी देने और उससे जुड़े कदम उठाने पर विस्तार से जानकारी दी जाती है। इसमें जुड़े लोग इस दस्तावेज को एडिट भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आमतौर पर आंदोलन के दौरान किया जाता है। दिशा रवि की सफाई है कि उसने तो सिर्फ किसान आंदोलन के दौरान इस टूल किट को सिर्फ एडिट किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन गंभीर आरोपों के साए में गिरफ्तार कर लिया। भारत की छवि खराब करने की साजिश का आरोप है। निकिता और शांतनु के साथ मिलकर टूल किट बनाने का आरोप, टूल किट में भारत विरोधी गतिविधियों की प्लानिंग का आरोप, टेलीग्राम ऐप के जरिए टूल किट शेयर करने का आरोप और अपने फोन से बहुत से डेटा मिटाने का आरोप है। इस साजिश में जब पुलिस ने जांच की तो कई और चेहरे खुलते चले गए। इनमें निकिता जैकब हैं जो मुंबई में वकील हैं और पुलिस का आरोप है कि उनके तार खालिस्तान समर्थकों से जुड़े हैं। पुलिस का कहना है कि निकिता ही टूल किट की एडिटर थीं और पुलिस को 2 लैपटॉप और एक आईफोन निकिता से मिला।
जांच में पता चला कि निकिता के कनाडा में बैठे खालिस्तान समर्थक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से जुड़े हैं। पुलिस का आरोप है कि इन लोगों ने साजिश को अंजाम देने के लिए एक बड़ी मीटिंग की थी। वो तारीख थी 11 जनवरी, जब जूम ऐप पर मोधालीवाल, निकिता, शांतनु, दिशा और कनाडा में पुनीत समेत कुछ लोग जुड़े और वहीं तय किया गया कि इन्हें साजिश को अंजाम देने के लिए करना क्या है। और अब इनकी देश विरोधी गतिविधियों का सच बेनकाब हो गया है। और अब बात करते हैं आज की चौथी और बड़ी खबर की बात, कोरोना की। क्या कोरोना की तीसरी लहर का खतरा है? मुंबई में कोरोना के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं उसको देखकर लगता है कि वहां कोरोना की तीसरी लहर शायद आने वाली है। मुंबई में पिछले कई दिनों से रोजाना 500 से ज्यादा मामले अब सामने आ रहे हैं। अगर 10 फरवरी को 558 मामले सामने आए थे तो 14 फरवरी को यह संख्या बढ़कर 645 तक पहुंच गई है। इसके लिए 1 फरवरी से खोले गए लोकल ट्रेन को बहुत बड़ी वजह माना जा रहा है। जब से लोकल मुंबई में चली है तब से कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। ये मुंबई की लाइफलाइन है, लेकिन ये लाइफलाइन ही लगता है कि एक बार फिर से मुंबई को कोरोना कैपिटल बना देगी। बस 16 दिन हुए हैं मुंबई में लोकल को चलते हुए, लेकिन इसकी रफ्तार जितनी तेज है उससे ज्यादा तेजी कोरोना के मरीजों की संख्या में दिख रही है। मुंबई की जिस भागती दौड़ती जिंदगी पर पिछले साल कोरोना ने ब्रेक लगा दिया था, वो फिर से एक बार रफ्तार पकड़ने लगी है। इसके पीछे एक प्रमुख कारण है मुंबई की लोकल ट्रेनों का सभी मुसाफिरों के लिए खुल जाना। मुंबई की लोकल ट्रेनों में 1 फरवरी तक सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े लोग या फिर ऐसे व्यवसायों से जुड़े लोग ही सफ़र कर सकते थे, जिनकी लिस्ट राज्य सरकार ने रेलवे को सौंपी थी। लेकिन अब सभी मुसाफिर कुछ चुनिंदा घंटों को छोड़कर लोकल ट्रेनों में सफ़र कर सकते हैं। इससे उम्मीद बंधी है कि फिर से एक बार मुंबई की जिंदगी पटरी पर लौटेगी, लेकिन इसके साथ साथ एक नई मुसीबत भी खड़ी हो गई है। शुरुआती दिनों से ही जिस शहर पर कोरोना का सबसे ज्यादा कहर रहा है उसमें एक मुंबई है। मुंबई में अब तक कोरोना से करीब 11,500 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें अब लोकल ने चिंता इसलिए बढ़ा दी है कि 9 दिनों में 70% मामले बढ़ गए हैं। आखिर लोकल ट्रेन के चलते मुंबई में कैसे फिर से पांव पसार रहा है कोरोना, इसकी पड़ताल हमारी संवाददाता रेणु श्रीवास्तव ने बोरीवली से चर्च गेट स्टेशन तक लोकल में चलकर की। कोरोना काल में लोगों को एहतियातन बताया गया था कि जब आप लोकल ट्रेन में सफर करते हैं और सूचित करने के लिए कुछ इस तरीके के स्टिकर्स लगाए थे। भैया आप थोड़ा साइड हो जाइए। आप देखिए यहाँ पे लिखा है प्लीज डू नॉट सिट हियर, मतलब एक सीट पर केवल 2 यात्री सफर करेंगे, एक सीट पर केवल 2 लोग बैठेंगे। कल सेवा तो शुरू कर दी गई है, लेकिन कोरोना काल में जिस तरीके की भीड़ है, कोरोना संख्या भी बढ़ रही है मरीजों की, तो डर लग रहा है कि लोकल ट्रेन में सफर कर रहे हैं कि नौकरी पर जाना ज्यादा जरूरी है। नौकरी पर जाना जरूरी है मैडम। अभी क्या बोल सकते हैं, काम तो करना ही पड़ेगा अपने को, जो भी करना ही है। इस तरीके से जो ये भीड़ है ये आम दिन में होती थी, लेकिन अब कोरोना काल में कुछ नई तस्वीर आपको नजर आ रही है कि लोकल डर है कि ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं कोरोना हो जाएगा। डर तो है लोकल में, बट जैसी मतलब क्राउड रहना चाहिए वैसा ही क्राउड है, नॉर्मल डेज की तरह ही। इस कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन भी लगने लगी, लेकिन मुंबई में ही वैक्सीन का हाल बेहाल है। महाराष्ट्र में सोमवार से कोरोना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई, लेकिन दूसरे चरण के पहले दिन मुंबई में केवल 71 लोगों ने ही वैक्सीन की दूसरी डोज ली, जबकि 16 जनवरी को जब वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई थी तब पहले दिन मुंबई में 1926 लोगों को टीके लगे थे। यानी दूसरे चरण के पहले दिन बहुत कम मात्रा में लोग टीका लगाने पहुंचे हैं। मुंबई में 22 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जहां 104 टीमें टीका लगाने का काम करती हैं। मुंबई समेत देश भर में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि रोजाना तय संख्या में लोगों का टीकाकरण नहीं हो पा रहा। इसके पीछे 2 प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। एक कारण तो यह है कि लोगों को वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर डर है, और दूसरा कारण है तकनीकी गड़बड़ी। लेकिन वैक्सीन तो लगी नहीं, अलबत्ता हालात इतने बिगड़ गए कि मुंबई पर लॉकडाउन की आशंका मंडराने लगी है।
इतना ही नहीं, मुंबई में अब बाहर से आने वाले लोगों की जांच तेज होगी। पहले दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले लोगों को कोरोना टेस्ट कराना पड़ता था, लेकिन अब इसमें केरल का भी नाम जुड़ गया है। बीएमसी का कहना है कि अगले 10 दिनों तक वो मुंबई में हालात पर नजर रखेंगे। अगर हालात में सुधार नहीं होता है और कोविड के मरीजों की संख्या में और ज्यादा बढ़ोतरी होती है तो फिर ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। रेणु चौधरी और राजेश त्रिपाठी के साथ जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। मुंबई में कोरोना खतरा बढ़ रहा है, वहां की सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी कुछ ज्यादा ही अब ऐसे में बढ़ जाती है। इंडिया चाहता है में आपके रिएक्शन सबको लगातार मिल रहे हैं। हैशटैग इंडिया चाहता पे बहुत से लोग इस शो को बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मुझे आपके रिएक्शंस का इंतजार है। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि टीम इंडिया ने चेन्नई में कैसे लिया टीम इंग्लैंड से एक शानदार बदला।